वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। परोपकारिता दरअसल किसी देश या काल अथवा समय की सीमाओं से परे एक व्यापक और वैश्विक अवधारणा है। आध्यात्मिक जगत से लेकर भौतिक संसार में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में ग्रामीण व नगरीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिक व सामूहिक स्तर पर परोपकार का दायरा पर्याप्त विस्तृत है। परोपकार शब्द दो शब्दों पर उपकार से मिलकर बना है। पर अर्थात अन्य और उपकार यानी सहायता, सहयोग। परोपकार का शाब्दिक अर्थ दूसरों की सहायता करना। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो परोपकारिता के फलक का विस्तार अपने मित्र, परिचित, पड़ोसी, अपने शहर व प्रांत के लोग, देश से लेकर संसार के मनुष्यों तक और उससे भी आगे पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और पर्यावरण के घटकों तक हो सकता है। पैराग्राफ। अनादिकाल से लेकर आज तक सभ्यता ने नित नए रूप बदले हैं। संस्कृति ने नित नई करवटें ली हैं। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, पर यदि नहीं बदला तो मानव जीवन का विकास क्रम और उसकी अनवरत यात्रा, परिवर्तन और विकास प्रकृति के शाश्वत नियम हैं के सिद्धांत के अनुसार भी मानव आदिम युग से शुरू कर आज मशीनों के युग में प्रवेश कर चुका है। चाहे वह अनौपचारिक रूप से घर बाहर माता पिता, दादा नानी, पड़ोसियों द्वारा सिखाए गए सबक हों या वैदिक वाचिक परंपरा से मकतब मदरसे तक की औपचारिक शिक्षा पद्धतियाँ, निसंदेह शिक्षा का मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पैरा। व्यक्तिक और मनोविज्ञान स्तर पर हम दिन प्रतिदिन के व्यवहार में नित नए पाठ सीखते हैं। मनोविज्ञान के अध्येता जहाँ नवीन अनुसंधान के माध्यम से मस्तिष्क की नई परतें खोलने में जुटे हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मस्तिष्क पर अनुसंधान के लिए करोड़ों डॉलर का नया कार्यक्रम शुरू किया है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में तो इतनी तेज गति से अनुसंधान हो रहे हैं कि रोज नए रोग, उनके टीके और उपचार सामने आ रहे हैं। जंतु विज्ञान व पादप विज्ञान के अध्येता आज तक यह दावा नहीं कर सके हैं कि उन्होंने दुनिया की सारी प्रजातियों की खोज कर ली है। इस तरह हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और स्तर पर अनुभव करते हैं कि शिक्षा दरअसल हमें यह बोध कराती है कि हम कितने अज्ञानी हैं। हम समाज में अपने आसपास अक्सर कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो थोड़ा बहुत अधकचरा ज्ञान जुटाकर शेखी बघारते और पांडित्य प्रदर्शन करते घूमते हैं।
थोथा चना बाजे घना, पर जो सचमुच सुशिक्षित, प्रबुद्ध और ज्ञानी लोग होते हैं वह स्वयं को अज्ञानी, अकिंचन, अल्पज्ञ मानते हैं। पूर्व में हुई गलतियों के कारण धीरे धीरे यह समझ बनी कि परंपरागत जल स्रोतों को सुधार, कम लागत में जल संग्रहण का अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की योजना पहली बार आरंभ की गई थी, लेकिन बजट पर्याप्त नहीं था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बजट को काफ़ी बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए तक किया गया था। इस योजना के अंतर्गत इस प्रकार के जल स्रोतों की रक्षा के कार्य में मुख्य रूप से जरूरी मरम्मत करने और मिट्टी, मलबा निकाल कर सफाई करने पर ध्यान दिया जाता था। अब इसमें 2 और पक्ष जोड़े गए हैं। पहला पक्ष कि जल ग्रहण क्षेत्र को ठीक किया जाए ताकि जल स्रोत में वर्षा का पानी ठीक से पहुंच सके। दूसरा पक्ष की जल स्रोत से जहां सिंचाई होती है, प्रभुत्व क्षेत्र में जरूरी सुधार किए जाएं। तालाब और पानी के स्रोत के निकट अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अतिक्रमण की समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपस में सहयोग कर जनता को परंपरागत जल स्रोतों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। जहां गरीब लोग वहां की भूमि पर रह रहे हैं, उनको हटाकर वैकल्पिक स्थान रहने के लिए दिया जाना चाहिए। पर जहां शक्तिशाली, असरदार लोगों ने जोर ज़बरदस्ती से अतिक्रमण किया है, वहां सख्त कार्रवाई जरूर हो सकती है। पैरा, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में हमारी पहली प्राथमिकता प्रभावित किसानों को सहायता देने की होनी चाहिए, मगर इसके साथ कुछ व्यापक सवालों पर ध्यान देना जरूरी है। पिछले 1 दशक पर नज़र डालें तो इस तरह की बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कई उदाहरण देखे गए हैं। इस समय हमारी प्राथमिकता इस प्रकार की आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए असरदार कदम उठाए जाने की होना चाहिए। अब मौसम के तेवर बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक हकीकत है और वर्तमान दौर में मौसम में कई बड़े बदलावों की संभावना बढ़ रही है। इसका सबसे अधिक असर किसानों और खेतों पर पड़ेगा, पर सरकारी नीतियों में इस स्थिति का सामना करने के लिए जो बड़े बदलाव जरूरी हैं वे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। यह सच है कि इससे जुड़े कतिपय अनुसंधान हो रहे हैं, कुछ योजनाएं भी बन रही है। इतना ही पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकारों के कृषि विभाग लगभग पहले जैसी स्थिति में ही चल रहे हैं। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए जो व्यापक बदलाव होना चाहिए अभी उनसे कोसों दूर हैं।